हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम यहाँ हैं अपना जो टेस्ट सीरीज है उसके पेपर नंबर 024883 883 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। बात करें पहले सवाल की, तो पहला सवाल एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स, जिसे हम कहते हैं सामान्य ज्ञान पे आधारित प्रश्न है। और इसमें रिलेशन दे रखा है दो शब्दों के बीच, बॉटनी एंड प्लांट्स। तो शब्दों से ही आपको पता है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स उसे क्या कहते हैं हम, बॉटनी। पौधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान। अब बोला है एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। नाम से ही पता है किसकी स्टडी, कीटों का अध्ययन, इंसेक्ट्स का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। फाइन। जो स्नेक्स है उसकी स्टडी कहलाती है ओफियोलॉजी। जम्स का कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी और बर्ड्स का कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल हम करें तो सबसे पहला तरीका होता है अपना पेयर ऑफ लेटर्स को फाइंड आउट करना। दूसरा तरीका हम करते हैं कंपैरिजन फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट। तो अगेन मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले हम करते हैं पेयर ऑफ लेटर, इसको चेक किया जाता है। तो पहला लेटर हमारे पास एम है और एम का पेयर आता है एन, जो सामने अवेलेबल नहीं है, तो ये कैंसल आउट। नेक्स्ट हम करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में दो तरह से किया जाता है, पहला फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर और दूसरा होता है फर्स्ट टू लास्ट लेटर। तो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर की बात करूं तो मुझे m को j से रिलेट करना है। तो m को j से किया तो यहाँ हुआ -3। e से मैं x की तरफ जाऊं अगेन -3 और d से a की तरफ जाऊं तो अगेन -3। तो जो तीनों लेटर्स है वो -3 करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ r से अगर मैं -3 करूँ, r 15 नंबर पे आता है तो लेटर आ जाएगा o। e 21 पे आता है -3 करूँ तो आना है r। n 14 पे आता है -3 करूँ तो k। ORK फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल अगेन एनालॉजी का बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है और दो नंबर्स के अंदर रिलेशन दे रखा है। तो जब भी हम नंबर बेस्ड सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं स्क्वायर, क्यूब या प्राइम नंबर के रूप में उसको चेक करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है और 125 5 का क्यूब है। मतलब एक नंबर उसी का ही क्यूब दे रखा है और उसी का ही स्क्वायर दे रखा है। तो 729 जो है ये 9 का क्यूब होता है दोस्तों। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 9 का स्क्वायर आएगा, जो होता है 81। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल ओड वन आउट का सवाल है और जिसमें 4 गेम्स मुझे दे रखे हैं। मुक्केबाजी दे रखा है, बॉक्सिंग दे रखा है, कराटे दे रखा है, लॉन्ग जंप। अब देखो, अगर मैं मुक्केबाजी, कुश्ती और कराटे की बात करूं तो दो टीमें हैं और दोनों का एक एक जो प्लेयर है आमने सामने खेलते हैं इसके अंदर। मुक्केबाजी में 2 लोग आमने सामने होंगे, कराटे में 2 लोग आमने सामने होंगे, रेसलिंग में भी 2 लोग आमने सामने होंगे। बट लॉन्ग जंप में टीम तो होती है बट इंडिविजुअली एक एक आदमी उसमें परफॉर्म करते हुए चलता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगेन ओड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो जब भी हम बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल करते हैं और स्पेशली 4 अक्षरों वाला जब सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका हमारा होता है अगेन पेयर ऑफ लेटर चेक करना। उसके बाद सेकंड हम चलते हैं इसमें डिफरेंस को चेक करते हैं। डिफरेंस में हम 3 तरीके चलते हैं, पहले लेटर को दूसरे से, दूसरे को तीसरे और तीसरे को चौथे से कंपेयर करते हैं। अगला तरीका हमारा होता है फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारा तरीका होता है फर्स्ट को फोर्थ से और सेकंड को थर्ड लेटर से कंपेयर करते हुए हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम पेयर ऑफ लेटर की बात करें तो देखो, ए का पेयर Z आता है, डी का W नहीं है, X का C, V का E। 2 में चेक कर लिया, 2 में नहीं है। अगर होता तो एक में डेफिनेटली अवेलेबल होता, तो ये यहाँ रूल नहीं लगेगा। सेकेंड में बात करूँ डिफरेंस, तो देखो अगर मैं कंपैरिजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेटर्स को कंपेयर करूं तो यहाँ आप देख रहे हैं +3 हो रहा है, आगे भी +3 है और नेक्स्ट में भी +3 है। यहाँ मैं देखूं +2 है और यहाँ -3 है और अगेन -3 है।
नेक्स्ट यहाँ +3, अगेन +3, अगेन +3, यहाँ पर भी 3-3 अक्षर जुड़ते हुए चल रहे हैं। तो क्लियरली विजिबल है कि ऑप्शन सी जो है वो इस जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है उसमें डिफ्रेंशिएट करेगा खुद को। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, अगेन ऑड वन आउट का सवाल है, नंबर बेस्ड सवाल है। तो मुझे 3 से 30 बनाना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में चेक करें तो ये है 3 का क्यूब प्लस 3 है। 8 से 512 बनाऊं तो 8 का क्यूब होता है 512 और उसमें 3 जोड़ा यहाँ पर। 5 का क्यूब होता है यहाँ 125 और इसमें 3 जोड़ा। 9 का क्यूब होता है 729 और उसमें 2 जोड़ा गया है। तो क्लियरली विजिबल है। बाकी 3 के अंदर +3 हो रहा है और ऑप्शन डी के अंदर +2 हो रहा है। तो ऑड वन आउट में फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल मुझे 5 वर्ड्स गिवन है जिसको मुझे एक पर्टिकुलर एक निश्चित क्रम में अरेंज करते हुए चलना है। तो दे रखा है घी, दही, मक्खन, दूध और गाय। तो सबसे पहले गाय, गाय देगी दूध और दूध से बनेगा दही, मतलब 4 2 3, 4 2 3 एक इस ऑप्शन में है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं और यहाँ नहीं। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, सीधा मैं ऑप्शन सी को टिक मार कर सकता हूँ। और दही से क्या बनाया जाता है? मक्खन, बिलोना करते हैं और जो मक्खन बचता है उसको थोड़ा टेम्परेचर देकर क्या बनाया जाता है? घी बनाया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और इसमें दिया है अगर ओ को 16 कहा जाए, ओ की पोजीशन होती है 15 और 15 को क्या लिख रहा है? 16, मतलब सब में क्या कर रहा है? +1 किया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? +1। अब इसने बोला 4 का कोड है 42, तो F 6 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है। अगर मैं इन सब का सम करूं तो सम आता है 39 और 3 लेटर है तो मेरी वैल्यू यहाँ क्या बनी? 42। आगे मेरे से पूछा है फ्रंट का कोड क्या होगा। तो अगर मैं इसके पोजीशन का सम करूं, F 6 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे है, O 15 नंबर पे, N 14 पे और T 20 पे। इन सारे जो हैं वैल्यूज़, इनका सम कितना आता है? 73 और मेरे पास अक्षर है 5, तो अगर मैं 5 इसमें ऐड कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी 78। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सीरीज का सवाल है और जब भी हम सीरीज का सवाल करते हैं, हमने क्लास में पढ़ा है कि किसी सीरीज के प्रश्न में अगर नंबर्स काफ़ी सारे हो तो हम ऑल्टरनेट चेक कर सकते हैं उसको, या 2 छोड़कर फिर रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ रिलेशन क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखें। अगर मैं 70 से 2 लेटर छोड़ के स्किप 2 नंबर स्किप करके चलूँ, अगेन यहाँ क्या आ जाए? 70, फिर 2 स्किप करके अगेन 70 एंड 2 स्किप करके अगेन क्या है? वैल्यू 70। अब मैं 71 का रिलेशन बनाता हूँ 81 से, +10 है, फिर 2 स्किप किया अगेन +10 और अगेन मैं क्या कर दूँ? +10, तो 101 आ जाए यहाँ पर। जो रिमेनिंग है आप देखिए 76 को रिलेट किया 86 से और 86 को रिलेट किससे किया? 96 से। तो यहाँ भी 10-10 का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ वैल्यू आ जाएगी 70। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और इसमें दे रखा है ब्यूटीफुल बिग हाउस का कोड है, हाउस इज़ फाइन का कोड है, कॉस्ट इज़ मोर का कोड है और मेरे से फाइन का कोड पूछा है कि फाइन का कोड क्या होगा। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं हमारी बात हुई है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि गिवन वर्ड है कहाँ पर। तो जो फाइन वर्ड है वो फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड में अवेलेबल है और थर्ड में भी अवेलेबल है। व्हाट इट मीन्स कि फाइन अगर सेकंड लाइन में है तो फाइन का जो कोड होगा वो भी सेकंड लाइन में जाना है। तो सेकंड लाइन में कोड है 3, इन तीनों में से एक कोड होना है। तो सबसे पहले जो मैं गिवन कोड है उनको फर्स्ट और थर्ड लाइन से मैच करते हुए चलता हूँ। जो फर्स्ट और थर्ड लाइन में कॉमन होगा वो कैंसिल हो जाएगा और जो कॉमन नहीं होगा, मतलब जो सिर्फ सेकंड लाइन में होगा, वो मेरा कोड निकल जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं फिट को चेक करूँ तो फिट 2 जगह देखो ये कैंसिल आउट हो गया। कॉन को अगर मैं चेक करूँ तो कॉन फर्स्ट लाइन में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है, डॉन फर्स्ट में भी है और सेकेंड में भी है। तो बचा हुआ कोड क्या है? KON। तो वर्ड जो फाइन है उसका कोड हो जाएगा यहाँ पर KON। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11
रैंकिंग ऑर्डर का सवाल है, दिया है 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मृदुल ऊपर से 12 और वीणा नीचे से 17वें स्थान पर है। तो हमने यहाँ क्या नोटिस किया कि टोटल है 20 लोग, कुल 20 लोग हैं और स्थितियों का योग सम ऑफ पोजीशंस ये है 29। स्थितियों का योग कितना है 29। इट मीन्स मृदुल और वीणा एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, फर्स्ट थिंग तो ये है। तो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो दोनों के बीच कितने लोग हैं ये कैलकुलेशन हम करते हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना आया 9, उसमें से हम 2 माइनस कर देते हैं तो वैल्यू कितनी आई 7। तो मृदुल और वीणा के बीच 7 लोग हैं। आगे दे रखा है यदि रोहन का स्थान मृदुल और वीणा के मध्य में हो। अब 7 में से एक कौन निकला? रोहन। अब रोहन एक निकला तो बचे कितने लोग? 6। और रोहन 7 लोगों में मध्य में है, इसका मतलब रोहन के लेफ्ट और राइट कितने लोग हैं? 3-3 लोग हैं। तो स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करता हूँ कि मृदुल का स्थान ऊपर से 12वां है और वीणा का स्थान नीचे से 17वां है और दोनों के मध्य में बैठा है रोहन और वीणा और रोहन के बीच 3 लोग हैं, मृदुल और रोहन के बीच 3 लोग हैं। तो हमसे पूछा है रोहन का स्थान ऊपर से कौन सा है। तो यहाँ हमने नोटिस किया कि मृदुल से रोहन 4 स्थान पीछे हैं। अगर 3 लोग मध्य में है इसका मतलब वो चौथे स्थान पर है और मृदुल का नंबर आगे से 12वां है और मृदुल से रोहन 4 स्थान पीछे हैं, इसका मतलब मृदुल का रोहन का स्थान जो है वो आगे से 8वां है। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा कि रोहन का स्थान ऊपर से कौन सा है? 8वां। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जब भी ऐसे सवाल आए तो 2 वैरायटी आती है दोस्तों। पहला कि कौन सा शब्द बना सकते हैं और दूसरा है कौन सा शब्द नहीं बना सकते। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को आराम से पढ़ना है। तो अगर मैं पहला वर्ड देखूं रिटेल तो देखें RETAIL, तो ये शब्द बन रहा है इससे। अगर मैं बात करूं टॉयलेट की तो TOILET ये भी बन रहा है। अगर मैं बात करूं रिटर्न की तो रिटर्न में देखो यहाँ 2 आर हैं और ऊपर क्लियरली विजिबल है, एक बार ही आर दे रखा है, बाकी सारे लेटर अवेलेबल हैं। RETURN सारे अवेलेबल हैं। बात करें रिलेशन की तो RELATION, तो कौन सा शब्द नहीं बनेगा? रिटर्न वर्ड नहीं बनेगा क्योंकि जो वर्ड गिवन है अडल्ट्रेशन उसमें आर एक बार है और रिटर्न में आर 2 बार है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अरिथमेटिक का सवाल है कि किसी जगह कुछ लड़कियां और गधे हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 7 है, टोटल नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 7 और सबके एक ही होता है और पैरों की संख्या 20 है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं? 20। तो हमसे पूछा है कि बताइए कितनी लड़कियां और कितने गधे हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं गर्ल्स की तो लड़कियां हैं 2, लड़कियों के पाँव हैं 2 और जो गधे हैं उनके पाँव है 4। तो उनका मैं डिवीजन करता हूँ 2 + 2। माना कि मैंने कॉमन पाँव लिए 2 कि लड़की के भी 2 पाँव है और एक गधे के भी 2 पाँव है और टोटल है कितने मेरे पास प्राणी? 7। तो 7 × 2 = 14। टोटल लेग्स कितने आए? 14। सामने वाला कितना बता रहा है? 20। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। और ये जो 6 अतिरिक्त पाँव है ये किसके कारण हैं? गधों के कारण। एक गधे के कितने एक्स्ट्रा पाँव? 2। तो 6 पाँव हुए 3 गधों के। तो गधों की संख्या कितनी हो गई इसके अंदर? 6। टोटल लोग कितने थे? 7। तो लड़कियां कितनी हो गई इसमें? 4। तो यहाँ 4 लड़कियां और 3 गधे। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है यहाँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है डायरेक्शन का सवाल है। ज्योति साउथ ईस्ट दिशा में 7 मीटर चलती है। इस बिंदु से साउथ इधर और ईस्ट इधर, तो ज्योति चली साउथ ईस्ट और कितना चली? 7। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एस लिख देता हूँ यहाँ पर। फिर वो पश्चिम दिशा में 14 मीटर की दूरी तय करती है। वेस्ट की ओर चली और चली 14।
यहाँ से उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में 7 मीटर चलती है। तो नॉर्थ वेस्ट आया ये स्लैंटिंग लाइन और चली कितना 7, अंततः 4 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलती है। अब यहाँ से 4 किलोमीटर चली वो ईस्ट की ओर इधर। अब देखो ये दूरी थी दोस्तों 14, उसमें से इसने कवर कितना किया 4, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा 10। तो हमसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो वो 10 मीटर की दूरी पर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिसिंग नंबर का सवाल है, और जितने भी नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्यूब की स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ देखें ये 13 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, और आगे दे रखा है 30। जो तीनों नंबर हैं 13 + 8 + 9, इन सब का सम कितना होता है दोस्तों 30 होता है। फाइन। सेम वे मुझे 50 सम करना है, और यहाँ जो मिसिंग नंबर है ये 25 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। तो 25 + 7 हुआ 32, और मुझे नंबर कितना बताना है 50। तो रिमेनिंग है 18, और 18 का स्क्वायर होता है 324। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर आएगा 324। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर की तरफ हम चले हैं। डाइस का सवाल दे रखा है और 2 ही डाइस दे रखी है। हमसे पूछा है कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो दोनों डाइस की कंपैरिजन करें तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कितनी सतह समान है। तो यहाँ एक सतह समान है जिस पे नंबर है 3, और जब एक सतह समान होती है तब हम दिए गए नंबर्स को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक अरेंज करते हैं। या तो दोनों को क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करते हुए चलते हैं। तो यहाँ हमने देखा 3 6 4, नेक्स्ट है 3 1 5, और हमसे पूछा 5 के अपोजिट कौन होगा। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि 5 का पेयर किससे बन रहा है, 4 से बन रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है बोर्डमास का सवाल है कि समीकरण सही हो जाए। एक तो अभी जो हमने अल्फ़ाबेट का सवाल पढ़ा था कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या नहीं, अगेन हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत है, और बोर्ड मास में भी हमें क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत। यहाँ भी दोनों वैरायटी बनती है कि कौन सी समीकरण संतुलित है और कौन सी नहीं है। तो 1 बाय 1 चलते हैं। इसने सबसे पहले बोला है कि जहाँ 4 है उसकी जगह 2 लिखना है, और जहाँ 2 है उसकी जगह 4 लिखना है मुझे। फाइन। और बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जब मैं इसको ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा और मुझे 4 की जगह लेना है 2, फाइन। तो 16 - 2 करूँ तो वैल्यू आएगी मेरी 14, और डिवीजन को आप बाहर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यू आ रही है 3। तो 14 × 3 + 8, 42 + 8 = वैल्यू कितना आया 50, और सामने दे रखा है 30। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड की तरफ अगर मैं चलूँ, जहाँ माइनस है वहाँ डिवीजन लेना है और जहाँ डिवीजन है वहाँ माइनस लेना है। तो सबसे पहले मैं करूँगा ब्रैकेट को सॉल्व। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस दे रखा है और मुझे माइनस की जगह लेना है डिवीजन। तो 16 / 4, तो वैल्यू कितनी आई मेरी यहाँ पर 4। आगे दे रखा है इंटू 6 - 2 + 8 = 30। गॉट इट। तो देखो ये वैल्यू कितनी आई 24, और 24 और +8 करूँ तो वैल्यू आई 32, और 32 - 2 करूँ तो वैल्यू कितना बनी 30। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सिलॉक्स का सवाल है, और 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं मुझे कि दे रखा है ऑल लेपर्ड आर गोट, सभी चीता बकरी हैं। तो डायग्राम बनाया मैंने कि सभी चीता बकरी है। नेक्स्ट दे रखा है सभी चीता शेर हैं, सभी चीता शेर है। दोनों डिफरेंट बनेंगे क्योंकि बकरी और शेर के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है। अब कंक्लूजन की बात करें, पहला कंक्लूजन है कोई बकरी शेर नहीं है, बकरी और शेर की बात कर रहे हैं। और यहाँ हमने देखा कि बकरी और शेर के अंदर पॉसिबिलिटी है, बकरी और शेर के अंदर पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी में 2
बातें होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव। सामने वाले ने मुझे नेगेटिव दे रखा है, अब मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो कोई नहीं के साथ पॉजिटिव में आता है सम आर, कुछ हैं। तो नेक्स्ट कंक्लूजन मुझे मिलना चाहिए था कि कुछ बकरी शेर हैं, और वो मुझे गिवन नहीं। इसका मतलब मैं पहले को क्या कर दूंगा, गलत कर दूंगा। सेकंड दे रखा है सभी शेर चीता हैं, तो सभी शेर चीता हैं ऐसा डायग्राम में नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। रिलेशन क्या निकलता है, कुछ शेर चीता है, जबकि सामने वाले ने क्या दे रखा है, सभी शेर चीता है। ये सिंगल पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव, जिसके साथ नेगेटिव में मुझे चाहिए था कुछ नहीं, कि कुछ शेर चीता नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। तो सेकंड भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना सेकंड अनुसरण करता, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगला सवाल है, मुझे जो डायग्राम दे रखा है उसमें ट्राइंगल्स गिनने हैं। तो इस डायग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिमेट्री बनाएंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मुझे सिमेट्री देती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के एक तरफ के अगर मैं ट्राइंगल्स गिनूँ, मैं बाहर निकालता हूँ डायग्राम को, देखें मैंने इसे 3 हिस्सों में तोड़ा, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। पहला हिस्सा खुद में एक ट्राइंगल है, जब मैं फर्स्ट को सेकंड से अटैच करता हूँ तो एक ट्राइंगल और बनता है, यहाँ पर देखें। तो फर्स्ट में खुद में एक ट्राइंगल है और इसको अटैच करने पे एक ट्राइंगल और बना, तो यहाँ ट्राइंगल बने 2। फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम हैं, तो जब 2 यहाँ है तो थर्ड में भी कितने होंगे, 2। तो 2 और 2 कितने हुए, यहाँ पर 4 ट्राइंगल। और जो ये बॉक्स है, ये डमी डायग्राम्स में हम कंसिडर करते हैं जिसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है 8, तो टोटल ट्राइंगल कितने हुए, 12। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें कितने ट्राइंगल, 12। तो 12 ऊपर वाले में और 12 ही नीचे वाले में, तो टोटल ट्राइंगल कितने हुए, 24। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, इसको कंबाइंड करते हुए चलना है। तो कंबाइंड करूँ तो देखो, एक ट्राइंगल बना लेफ्ट में ये वाला 1, एक ट्राइंगल बना राइट वाला, और 2 ट्राइंगल यहाँ बने मिड में 1 एंड 2। तो 4 ट्राइंगल कंबाइंड करने पे बने। तो 24 + 4 करूँ तो वैल्यू मेरी कितनी आई, 28। तो गिवन डायग्राम के अंदर टोटल 28 ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। वेन डायग्राम का सवाल है और 3 वेरिएबल्स मेरे पास है, पेन, पेंसिल और स्टेशनरी। पेन और पेंसिल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पेन और स्टेशनरी की बात करें तो पेन स्टेशनरी का आइटम है, तो रिलेशन आया यहाँ पर ऑल आर। पेंसिल और स्टेशनरी की बात करें तो भी रिलेशन आया ऑल आर। तो यहाँ रिलेशन ये पेन को इंडिकेट करता है, ये पेंसिल को इंडिकेट करता है, और बाहर वाला सर्कल स्टेशनरी को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट सवाल, जो गिवन डायग्राम है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करेंगे तो मुझे इस स्ट्रक्चर का रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा कि यहाँ जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये का ये पार्ट इधर आना है। तो ये देखें कौन से में है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है बट ये सर्कल नहीं दे रखा सेकंड में, थर्ड नहीं है, और फोर्थ मेरा राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मिरर इमेज बनानी है और जो मिरर है वो राइट हैंड साइड मतलब ईस्ट की तरफ रखा हुआ है, और जब भी मिरर ईस्ट की तरफ होता है तो हम लेफ़्ट टू राइट रोटेट करते हैं। गॉट इट। तो अगर मैं ऑप्शंस के ऊपर चलूँ तो देखो, मुझे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये दो लाइन हैं, ये मुझे लेफ़्ट की तरफ मिलनी चाहिए दोनों लाइंस। ये 2 लाइन मुझे कहाँ मिल रही है, और ये हाफ से चाहिए, इसके सेंटर से मिलनी चाहिए 2 लाइन, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो लेफ़्ट में ये जाना चाहिए राइट के अंदर इस तरफ, तो यहाँ ये अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर यहाँ अवेलेबल है, और ये जो स्ट्रक्चर है जो राइट में है वो लेफ़्ट के अंदर भी अवेलेबल है। सी में पिक्चर अवेलेबल नहीं है। डी में ये स्ट्रक्चर जो लेफ़्ट है वो लेफ़्ट में, ये इस राइट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी हम नॉन वर्बल के सवालों की बात करते हैं, हमारी बात हुई है हमें गलत हटाते हुए चलना है, तो जो रिमेनिंग है वो अपने आप सही हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन नंबर देखें। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो, 2 फोल्ड किए,
सेकंड से फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं, मैं गया यहाँ पर राइट से लेफ़्ट, तो जो मेरी फोल्डिंग थी ये यहाँ तक आई दोस्तों। तो जब ये वापस राइट से लेफ़्ट आएगा तो ये सर्कल इधर आ जाएगा, और जो ये फोल्डिंग ऊपर से नीचे की तरफ हुई थी, ये फोल्डिंग हुई थी इतनी यहाँ तक, तो ये जब वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ 2 सर्कल और बन जाएंगे। तो इस डायरेक्शन के अंदर 4 सर्कल आएंगे और एक रिमेनिंग सर्कल अनटच है, इसका लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट सवाल आज के पेपर का। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, दी गई उत्तर आकृति में से चुनिए जो प्रश्न आकृति में सन्निहित हो। ये फ़ोटो मुझे फाइंड आउट करनी है कि ये मुझे कहाँ फ़ोटो अवेलेबल है। तो यहाँ देखो, ये अगर मैं स्ट्रक्चर ढूंढूँ, यहाँ एक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ मिल रहा है, फाइन। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, एक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ भी मिल रहा है, थर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं है और फोर्थ के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। तो 2 जगह मुझे ये ऑप्शन मिले। अब यहाँ आप देखें कि इसकी जो चौड़ाई है ये नैरो है, रेक्टेंगल शेप है यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है। तो ये शेप मुझे इस डायग्राम के अंदर अवेलेबल है। ऑप्शन बी के अंदर ये स्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो मैं दोनों में से प्रायोरिटी के ऊपर किसको लूँगा? ऑप्शन जो बी है उसको मैं प्रायोरिटी के ऊपर लूँगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ब्लड रिलेशन का सवाल है। क्वेश्चन दे रखा है, 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। तो हम बाहर लिखते हैं जो गिवन डेटाज हमें कि कपल कितने हैं, 2 हैं। दे रखा है पी क्यू का पुत्र है, ये क्यू है और उसका पुत्र है पी। और आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर पी, और पी आर का भाई है। पी भाई है किसका? आर का। आगे दे रखा है एस एम की पुत्री है, एम है और एम की पुत्री कौन है? एस, जिसका विवाह है, जिसकी आता है सेकंड पर्सन है एम, और एम का विवाह है आर के साथ हुआ है। तो मैं इसको यहाँ लेता हूँ, एम का विवाह आर के साथ हुआ है और इसकी बेटी कौन है? एस। टी एस की आंटी है, टी इज़ द आंट ऑफ एस। तो यहाँ पैटर्नल है या मैटरनल पता नहीं, तो मैं लेता हूँ एस की आंटी, मतलब एस के पापा या मम्मी, उसका बहन जो होगी वो कौन होगी? टी। तो टी एस की आंटी है। और आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर टी, और दे रखा है कि टी वी की माँ है। टी मम्मी है किसकी? वी की। आगे दे रखा है आर का भतीजा डब्ल्यू, आर और आर का भतीजा डब्ल्यू। तो आर का भाई यहाँ दे रखा है पी, और पी का बेटा कौन हो गया? डब्ल्यू। आर का भतीजा डब्ल्यू पी का पुत्र है, बिल्कुल, और उसकी बहन वी है, और डब्ल्यू की बहन कौन है? वी। डब्ल्यू की बहन कौन है? वी। और यहाँ दे रखा है कि वी की माता कौन है? टी। तो यहाँ मैं इसको पुट कर देता हूँ, वी की माता कौन है? टी। बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आर का भतीजा डब्ल्यू, और डब्ल्यू कौन है? पी का पुत्र है, और उसकी बहन वी है। डब्ल्यू की बहन कौन है? वी। ये डायग्राम बन गया हमारा। और इसने पूछा है वी का एम से, तो रिलेशन कौन बताता है दोस्तों? रिलेशन वो बताता है जिससे रिलेशन पूछा जाए। तो एम कॉल करेगा किसको? वी को। तो एम कॉल करेगा वी को। तो देखो, जो आर है, आर की नीस कौन है? वी। आर की नीस कौन है? वी। तो अगर आर की नीस है तो एम की भी क्या होनी है? नीस, क्योंकि ये दोनों कौन है? हस्बैंड वाइफ है। तो यहाँ रिलेशन क्या आ जाएगा? नीस। तो नीस ऑप्शन मुझे किस में दे रखा है? ऑप्शन थर्ड में दे रखा है। तो वी को एम क्या कहेगा या कहेगी? तो इसको नीस कहेगी। ये पेपर के आज के थे 25 क्वेश्चंस। चीज़ों को समझे। यहाँ हमने देखा कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन दोनों से 3-3 सवाल है। क्लास में भी हम बात करते हैं कि दोनों टॉपिक्स का वेटेज है, 4 से 5 सवाल अमूमन हमको मिल जाते हैं। आज के पेपर में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशंस को लेकर। थैंक यू एवरीवन।